हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं पीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर जो है सो मैथ्स का रिवीजन करते हैं और वो रिवीजन का सीरीज का नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। लेकिन आजकल हम लोग जो है इसको मैथ्स के अमृत महोत्सव के नाम से जानते हैं। आइए इसमें हम लोग जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने जो एग्जाम के पैटर्न पे आधारित जो लेटेस्ट पैटर्न अभी एग्जाम का चल रहा है उस पे आधारित हम लोग जो है सो क्वेश्चनों को इकट्ठा करते हैं और उसके आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं। और ये प्रश्न आपका ऐसा वो जिस होगा सीधे आपको एग्जाम हॉल में उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को देखने को मिलेगा। भले ये हो सकता है कि वैल्यू आपका अलग रहे, लेकिन कंसेप्ट जो बनाने का अप्रोच, जो बनाने का तरीका और क्वेश्चन को देखने का नजरिया सब आपका सेम रहेगा, है ना। तो उसी पैटर्न पे हम लोग जो है सो आज का सेशन जो है सो आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही जानदार रहने वाला है। इस सेशन को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो है सो बात समझ में ये आएगी कि जो है सो मैथ्स कितना आसान है। मैथ्स बिल्कुल आसान है, बस इसको फील करने की बात है, महसूस करने की बात है। महसूस करने लगोगे ना, जिस दिन से मैथ्स को महसूस करने लगोगे उस दिन से मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। चलिए, सबसे पहले आप लोग अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब यदि नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जो है सो लास्ट में भूल जाते हो, आप लोग को जो है सो ये बात याद रखनी है। चलिए, उसके बाद अपने दोस्तों तक भी जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट उनको भी जो है सो मिल पाए। आइए हम लोग जो है सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन होमवर्क में मैंने दिया था। मैंने पिछले क्लास में 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रखा था। तो उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। तो वो होमवर्क का प्रश्न क्या था उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर ये कहा है इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जो है सो इसका ध्यान से आंसर देने की कोशिश कीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है प्रश्न। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि इसको अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर राइट एंगल है और यहां पर ये 90 डिग्री है और यहां पर अगर ये 30 डिग्री दे दे और ये अगर आपका 60 डिग्री हो, अगर ये 60 ना भी होगा ना, अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 है तो ये 60 आपका होगा। यानी 30 के सामने वाली साइड आपका रेशियो में 1 होता है और ये जो होता है आपका जो है 60 के सामने वाली साइड रेशियो में आपका हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 2। अगर आपका इस प्रकार से कोई राइट एंगल फिगर बन रहा हो, अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 होगा, उसके बाद जो बचेगा ये 60 के सामने वाला √3 और 90 के सामने वाला 2। अगर इस प्रकार से राइट एंगल अगर आपका बन जाए कि ये आपका 45 डिग्री होगा, तो अगर ये 45 है तो हमें ये बताओ, ये तो आपका राइट एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये भी आपका 45 होगा। तब कंडीशन में ये रेशियो बनेगा 1 और ये √2। यही दोनों फिगर पे आज का क्लास आपका, मतलब ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास नहीं होगा इस पर, यही दोनों फिगर अगर याद में रखोगे तो आपका पूरा एंड हाइट एंड डिस्टेंस में किसी आपको ज्यादा कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। इसको याद जो है सो रखे और आपका सवाल बन गया। आइए अब हम जो है अपने प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर
मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। इसका मतलब खंभा का शीर्ष मीनार के शीर्ष से जैसे नीचे है। तो अगर मान लो ये आपका क्या है, पोल है, अगर ये आपका पोल है और ये समतल जमीन है और इसी समतल जमीन पर क्या है, टावर है, इसी समतल जमीन पे टावर है, तो पोल का शीर्ष आपका ये और ये जो है मीनार का शीर्ष आपका ये, यहां से उसका जो उन्नयन कोण है, यह जो उन्नयन कोण आपका यहां से ये अगर मिलाओगे तो ये उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री का है। बात खत्म है। ये उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री का है। आ रही बात, अगर ये यहां से यहां की दूरी, अगर ये पोल है तो हमने इसके पैरेलल लाइन खींचा तो ये भी हमारा किसकी लंबाई हो जाएगी, पोल की। अगर इसकी लंबाई x होगी, यहां से यहां इसकी भी लंबाई आपका x होगी। अब उसके बाद यहां पर क्या कहा है, ध्यान से इसको देखिएगा, उसके बाद कहा है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण, यानी ये यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और जो है यहां से मीनार का जो तल है इसका अवनमन कोण आपका ऊपर बनता है। तो ये कोण यानी ये कोण आपका कितना हो गया, ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। बात खत्म, बात खत्म है। कोई डाउट नहीं। अब हमको यहां पर ये बताओ, तो ये सीधा है तो यहां पर ये 90 होगा और यहां भी आपका 90 होगा। तो आपको मैंने ये बतलाया था कि अगर कोई राइट एंगल बन रहा तो 60 के सामने वाला आपका क्या बनेगा, √3 और ये बच गया आपका हो जाएगा 30 के सामने वाला रेशियो आपका 1। आ गई बात। तो यानी अगर ये साइड रेशियो में 1 होगा तो ये साइड रेशियो में 3 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है सबको, बात आ रही है सबको, बिल्कुल आ रही है। अब आपका क्या है, इसमें आप देखो, इसमें आपका ये क्या है, तो इसमें आपका ये है 30, यानी 30 के सामने कितना होता है आपका 1 होता है और यानी इसके बाद ये हो जाएगा 60, तो इसके सामने आपका √3 हो जाएगा। तो हमें ये बताओ, यही साइड आपका √1 भी है, यही √3 है, तो अब इसको √3 बना दो, तो यानी 1 का ये हो जाएगा √3 गुना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, √3 में 3 3 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। तो अगर यह आपका, अगर इन दोनों का रेशियो आप निकालो, ये √3 और ये 3, अगर आप √3 और आप 3 का रेशियो निकालोगे तो 1:√3 आएगा, जो पहले वाले के आपका बराबर हो गया। आइए अब आपका यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 76 है, यहां से यहां ऊंचाई आपका 76 है। तो हमें बताओ, यहां से यहां आपका हो गया रेशियो में 3 और ये 1 4, यानी आपका 4 यूनिट कितना हो गया, 4 यूनिट का मान हो गया 76 मीटर। आपसे पूछा है खंभे की ऊंचाई क्या है, तो खंभे की ऊंचाई आपका x और ये x और यूनिट में 1 यूनिट का जो है सो मान कितना हो जाएगा, 19 मीटर। आपके सवाल का आंसर तो 19 मीटर किसमें आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको 19 मीटर आपके सवाल का आंसर जो है नजर आ रहा होगा। तो हमें ये बताओ, किसी को यहाँ पर डाउट, किसी को कोई समस्या हुआ यहाँ पर, 19 हमने कितना, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा हमें यहाँ पर, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बिना कैलकुलेशन करके हम आपके सामने क्वेश्चन बना दिए। बस थोड़ा सा आपको माइंड रखना था। हमने आपको क्या बतलाया था कि अगर कोई राइट एंगल, अगर कोई साइड है तो राइट एंगल में जो होता क्या है कि 30 के सामने वाली भुजा 1 यूनिट और 60 के सामने वाली भुजा √3 यूनिट और 90 के सामने वाली भुजा √2 यूनिट का ये रेशियो चलता है। आ गई बात। आइए तो उस पर हमने सॉल्व किया। आइए हम लोग यहां पर जो है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमने आपको इससे पिछले क्लास में इसका HW दिया था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि भाई कितना आंसर होगा। आइए तो आइए हम यहां पर ये देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर वो 100 यूनिट कमा के लाता है तो 12 बचाता है तो 88 खर्च करता है। अरे बोलो हाँ ना,
उसका मतलब यही न हुआ। अब कह रहा है कि 1 वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचा पाता है। तो हमसे पूछा कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि है। आ जाओ, तो ये अगर मैं यहां पर ये लिख दूं इनकम, तो इनकम इक्वल टू होता क्या है, तो आपको पता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग के बराबर होता है। अगर वह 100 रुपया यानी 100 यूनिट कमा के ला रहा है और वह 12 यानी 100 का 12% यानी 12 यूनिट वह बचाता है, तो मुझे बताओ खर्चा कितना करता होगा। 88 खर्चा करता होगा, तब ना दोनों को जोड़ोगे तो यानी इनकम के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब कहा है कि 1 वर्ष के बाद उसमें इनकम में 25% की वृद्धि हो गई। 1 साल के बाद इसका इनकम था 100 और इसमें क्या हुआ 25% की वृद्धि हुई। तो 100 का 25% यानी 25 यूनिट की वृद्धि हुई। कितनी की हुई? 25 यूनिट की वृद्धि हुई। 25 यूनिट की वृद्धि हुई, लेकिन वह अब भी उतनी ही राशि बचा पाता है। तो मुझे बताओ सेविंग में कोई वृद्धि नहीं हुई। अभी यानी पहले 12 बचाता था, अभी भी 12 वह बचा रहा है, तो सेविंग में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो यानी इस 25% की जो वृद्धि को बैलेंस करने के लिए सेविंग में कोई वृद्धि नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर में 25 यूनिट वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अभी ना इसको बैलेंस कर पाएगा। अरे बोलो हाँ, है ना। अगर उनका इनकम 25 यूनिट बढ़ गया लेकिन सेविंग कुछ नहीं बढ़ा, उसको बैलेंस करने के लिए उसका एक्सपेंडिचर 25 यूनिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहां पर यह कह रहा है कि व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो मुझे बताओ व्यय में कितनी की वृद्धि? रिक्वायर्ड उत्तर यानी रिक्वायर्ड उत्तर यानी कि व्यय में 25 यूनिट की वृद्धि। कहां से? तो ये 88 से। कहां से? 88 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा? और यही आपके सवाल का आंसर। तो अब ये कटेगा 25 से 25, है ना। ये 4 से अगर मैं काटूं तो और ये बनेगा 22। तो हमारे पास कितना आ गया? 625 और 625/22%। आ गई बात? अरे बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 625 में मुझे 22 से भाग लगाना, तो यानी 22 दूनी 44 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। और ये 8 होगा और ये 1 होगा 18 और ये आपका 85 होगा। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर मैं जैसे 9 से जैसे लगाऊं तो 9, ये भी होगा नहीं 8 से। 8 दूना 16 और ये 8 दूना 16 1 17 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका जो है सो 9 हो जाएगा और ये आपका कट गया 0.02288। लगभग कितना आ गया? 28.4%। उसके एक्सपेंडिचर में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां से आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या बनने वाला? जल्दी आप लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा हो तो लाइक कर दीजिए और उसके बाद इसको शेयर भी कर दीजिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ देख रहे हो। ये एसएससी फेज 9 का प्रश्न है। यहाँ पर आपको स्पष्ट ये जो है ना, ये आपको स्पष्ट यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि एसएससी फेज 9 का प्रश्न है। स्पष्ट यहाँ पर जो है सो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। और 2022 का क्वेश्चन है। हम कोई ज्यादा पुराने प्रश्न रिवीजन नहीं करवा रहे हैं। जो अभी यानी 2022 में जो पूछा उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूं। आइए यहां पर यह कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई, ध्यान से इस बात को देखिएगा। जब एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम किया कि उस पर होने वाला जो व्यय है केवल 5% अधिक था।
अब यहां पर ये बताओ, अगर किसी वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई और उसका जो खपत है वही रखना चाहता है, तो उसका जो खर्चा होगा उस खर्चा में भी 23% की वृद्धि करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर वैसी नहीं है, यहां पर अगर उसका प्राइस 100 है, उसकी प्राइस बढ़ के हो गया 123। अगर उसका खर्चा भी 123 होता तो उसके खपत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, लेकिन उसका खर्चा केवल और केवल 5% बढ़ा, यानी कितना हुआ 105। तो मुझे बताओ अब वह खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, यानी खपत में कितने की कमी करेगा, यानी 18 की कमी करेगा। कहां से करेगा, तो 123 पे 100 पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 1800 को आपको 123 से भाग देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग 1800 को 123 से भाग देते हैं, कितना होगा जल्दी फटाफट बताइएगा। 1 से 123 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये 7 ये आपका 57, 1 0 हो जाएगा, 12 25 60, ये हो जाएगा आपका 4, तो यानी 4 तिया 12, 4 इंटू 3 12 और ये 12 चौक 48 और 1 49 आपका बनेगा। आइए तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये 9 7 16 और ये कट गया 1 0 आपका उतर जाएगा। तो यानी जो है सो 12 छक, अब की बार ये 12 छक 72 यानी 14.6, कहीं पर ऑप्शन है आपका बिल्कुल दिख रहा है 14.6%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। तो यानी उसके खपत में 14.6% की कमी करनी पड़ेगी, उसके खपत में 14.6% की कमी करनी पड़ेगी। बताओ यहां तक किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग सबसे पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताइएगा, जल्दी आप लोग जो है सो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट मुझे आंसर बताइएगा कि क्या बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जल्दी बताइएगा, जल्दी 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 में आंसर बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या बनेगा। इसमें यह कहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, बात खत्म है। अगर मैं यहां पर एक समकोण त्रिभुज खींच रहा हूं इस टाइप का, तो समकोण कहां पर, इसका A नाम है, इसका नाम B रखा और इसका नाम C रखा, और यहां B पर क्या है आपका समकोण है, यानी B पर आपका क्या है, ये समकोण है। B पर आपका ये क्या है, तो ये यहां पर B पर आपका समकोण है। बात आ गई, समकोण का मतलब है कि यानी B पर 90 डिग्री का कोण बनना। बोलो किसी को डाउट, बिल्कुल कोई डाउट। अब यहां पर कह रहा है कि त्रिभुज के कर्ण AC पर लंब BD खींचा गया, यानी इसका जो हाइपोटेनस होगा, जो 90 के सामने जो होता है साइड, उसको बोलते हैं कर्ण हाइपोटेनस। अब इस पर BD लंब खींचा गया। अब ये जो होगा ये आपका हो गया D और यह भी उस पर लंब खींचा गया। तो बताओ किसी को यहां तक डाउट, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे मैंने डाला। अगर इस टाइप के फिगर बन जाए, यहां से 5 रिजल्ट आपके निकल के आएंगे। अगर इस टाइप के अगर फिगर बन जाए तो यहां से आपका 5 रिजल्ट जो है सो निकल के आएगा। सबसे पहला रिजल्ट आपका निकलेगा क्या, इस बात को ध्यान से आप देख लीजिए। सबसे पहला रिजल्ट यहां पर निकलेगा क्या, उसको आप लोग जो है सो समझिएगा। अगर आपका किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में
समकोण से लंब, समकोण से कर्ण पर अगर लंब खींचा जाता है तो वहां से 5 प्रॉपर्टीज निकल के आते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, बीडी की लंबाई आपसे पूछे तो ये BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखिए BD, तो यानी कहां से निकला है BD, तो B से, तो उस पर लंब हुआ तो यानी कि जो है सो BD, तो यानी इसकी लंबाई हो जाएगा B से A और B से C का मल्टीप्लाई, इसका मतलब AB इंटू BC और उस हाइपोटेनस AC से भाग लगा दो, आपका बात बन गया। दूसरा रिजल्ट आपका होगा क्या, जल्दी बताइएगा। दूसरा रिजल्ट आपका हो जाएगा क्या, अगर मैं इसी BD का स्क्वायर अगर मैं निकालूं, BD का स्क्वायर, तो ये बताओ BD किस पर जो है लंबे, हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस को उसने कितने, तो AD और ये DC, यानी इसका हो जाएगा AD गुने DC, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं तीसरे रिजल्ट की बात करूं, यानी तीसरे रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, तो AD की लंबाई अगर आपसे पूछे, AD की लंबाई, तो AD के नजदीक त्रिभुज का साइड कौन है, तो AB, यानी अगर मैं AD की लंबाई पूछूं तो ये बन गया, इसके नजदीक साइड ये है, यानी AB का स्क्वायर, और उसमें आपको किससे, हाइपोटेनस से भाग दो, यानी AC, यही आपका है ना AD का, तो AB का स्क्वायर और उसके हाइपोटेनस AC से भाग दो। अगर आपको ये पूछ रहा है कि DC, तो इसके नजदीक त्रिभुज का कौन सा साइड है, तो ये आपका चौथा रिजल्ट है, तो इसके नजदीक आपका हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा DC इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर और पूरे हाइपोटेनस AC से भाग दो। अब आपसे पांचवा रिजल्ट आपसे पूछेगा क्या, ये जो है आपका BD, ये जो है आपका BD, तो यहां पर हमें ये बताओ, आपका ये हो जाएगा 1/BD का स्क्वायर बराबर होगा 1/ ये AB का स्क्वायर एंड प्लस 1/BC के स्क्वायर। यानी अगर किसी राइट एंगल में, राइट एंगल से हाइपोटेनस पर अगर लंब खींचा जाता है तो ये 5 रिजल्ट आपके सामने निकल के आते हैं। कितना, 5 रिजल्ट जो है सो आपके सामने निकल के आते। अब आपसे यहां से क्या पूछा है, इसमें पूछा AB का स्क्वायर फिर BD का स्क्वायर, तो मुझे बताओ AB का स्क्वायर तो इसमें है कि नहीं, हाँ AB का स्क्वायर तो इसमें, और BD का स्क्वायर आपका ये, तो यानी इन दोनों को यूज करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बाकी आपको 5 रिजल्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम अपने सवाल पे आते हैं, अपने सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। अब आपके सवाल में है AD का मान है 6, AD का मान ये रहा, इसका मान है 6 सेंटीमीटर और इसका मान है आपका 5 सेंटीमीटर, यानी DC का मान। अब यहां पर आपसे पूछ रहा है क्या, तो सबसे पहले पूछा है AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो यहां से मुझे बताओ AB का स्क्वायर इज, तो यानी प्लस BD का स्क्वायर, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो मुझे बताओ AB का स्क्वायर हो क्या जाएगा, तो आप कहोगे सर AD इंटू AC होगा कि नहीं होगा, प्लस BD का स्क्वायर आपका होगा क्या, ये हो जाएगा आपका क्या सर, ये हो जाएगा AD, ये हो जाएगा आपका AD इंटू कितना, AD इंटू DC आपका हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अब बताओ AD का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, AC का मान कितना है, AC ये पूरा 6 और 5 11 है, और ये प्लस AD का मान कितना आपका 6 है, और DC का मान कितना है, DC का मान कितना है, तो आप कहोगे सर DC का मान आपका कितना है, 5 है। तो ये आपका हो गया कितना, 11 6 66 प्लस 6 5 30, यानी कि आपका 96 सेंटीमीटर आपके इस सवाल का आंसर बन गया। अगर आपको प्रॉपर्टी पता था तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। तो मैंने ये बताया कि अगर कोई राइट एंगल है और राइट एंगल से अगर हाइपोटेनस पर लंब खींचा जाता है तो 5 रिजल्ट आपके सामने निकल के आते हैं। वो 5 रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन ये कैसे निकल के आ गया, तो ये सब आपका संघर्ष बैच में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका बेसिक से पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक लिया जाता है, एक कंसेप्ट लिया जाता है, और उस
कंसेप्ट को पहले बताया जाता है क्या है, उसके बाद उस पर रिवीजन कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये रिवीजन क्लास है, तो आप लोगों को ये चीज का रिवीजन के लिए आपको ये चीज, आपको रिजल्ट याद जो है रखने पड़ेंगे। बात आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ध्यान से इसको हम समझते हैं, सोचते हैं और उसके बाद आगे इसको देखने की कोशिश करते हैं। उसने हाँ तो अब की बार ये कहा, ये बताओ, उसने ये कहा एक दुकानदार 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदा। उसने 40 वस्तु खरीदा 50 रुपए की दर से। अब उसके बाद कह रहा है कि उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने उन्हें 10% हानि पर बेचा, तो उन्हें कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमसे पूछा क्या लास्ट में, कुल लाभ प्रतिशत यानी परसेंट में मान पूछा। अगर परसेंट में मान अगर आपसे पूछे ना, तो आपको रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, परसेंट को ही, परसेंट से ही आप जो है सो निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका आप लोग जल्दी से कितना आंसर होगा, जल्दी फटाफट बताइए कितना आंसर होगा। जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर कितना होने वाला है, जल्दी बताइए इसका आंसर कितने होने वाला। तो उसने, आप यहां पर ध्यान से आप देखिए, उसने 35 वस्तु को लाभ पर बेचा और 5 वस्तु खराब हो गया उसको हानि पर, यानी टोटल उसने 40 वस्तु खरीद के लाया था। अरे बोलो हाँ या ना, टोटल उसने 40 वस्तु खरीद के लाया था। अब आपसे जो लास्ट में पूछा क्या, परसेंटेज, तो परसेंटेज आपसे पूछा है, तो परसेंटेज पूछे चाहे रेशियो पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं। तो इसको भी रेशियो में आप बना लो, 5 से कटेगा आपका 7 और ये 5 से कटेगा आपका 1 और ये आपका हो जाएगा 1। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले हमें ये बताओ कि उसने लाभ पर कितना वस्तु बेचा, यानी उसने इसको बेचा प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे, और इसको उसने जो है सो लॉस पर बेचा। तो मुझे बताओ प्रॉफिट पर जो है सो बेची गई वस्तु टोटल 8 में से 7, प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु टोटल 8 में से 7, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे बिल्कुल सच 7। अब इसको 20% लाभ पर बेचा, लाभ पर अगर लाभ हो रही है तो सीधा समझना प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। अब इसको 20% के लाभ पर यानी प्लस 20%, प्लस 20%, और उसके बाद जो है सो हमारा हो गया टोटल 8 में से 1 वस्तु को लॉस पर बेचा। लॉस पर अगर बेचा तो आप यहां पर माइनस कर देना, अगर लाभ पर बेचा तो यहां पर प्लस कर देना, तो ये आपका प्लस ही है। इसको जो है सो 10% पे बेचा। अब इसका ओवरऑल कितना आ जाएगा इसको आपको निकालना है, बस बात खत्म और कुछ नहीं। ओवरऑल कितना आ जाएगा ये आपको यहां से निकालने हैं, जल्दी बताइएगा। तो यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, अरे बोलो हाँ या ना, या तो कॉमन ले लीजिए या तो ऐसे सॉल्व कर दीजिए, बात बन जाएगी। आपसे परसेंट में पूछा है तो परसेंट को मत हटाइएगा, परसेंट को रहने दीजिए। अगर मैं इसको काटूं कितना से, 2 से काटूं, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है सो 2 दहाई के आपका हो जाएगा 20, ये 4 हो जाएगा, और ये अगर 2 से हमारा ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका ये, यानी हाँ तो 140 139, तो हमारा जो है सो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये टोटल कितना हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर नहीं भी काटते हैं ना तो ऐसे भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, यानी 20 से ये कितना हो जाएगा आपका जो है सो 20 सते 140, यानी 140/8% माइनस ये ऐसे ही जैसे रखो माइनस 10/8%, तो ये हो गया आपका 130
130/8%। अरे बोलो हाँ या ना, 130/8% होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होगा। तो यानी ये वैल्यू प्लस में आया ना, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट आपका ये हो जाएगा आपका कितना, 65/4%। अगर भाग जो लगाओगे 16 चौका 64, एक और एक में 4 से भाग लगाओगे तो कितना होगा, 2.5 यानी 0.25%, यानी 16.25% उसका क्या होगा, प्लस में आया तो उसको प्रॉफिट होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर हमें ये बताओ, हमें रियल वैल्यू की कोई आवश्यकता पड़ी? कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, बिल्कुल आपका आसान है। यानी कितना, 1 से 2 लाइन में आंसर आ गया इसका, 1 से 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। बस समझने की बात है, बस क्या है, समझने की बात है। समझ आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन वही आपको क्या होती है, मुश्किल लगने लगती है। आइए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। अरे कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं भाई, बात समझ में आ रही है ना? अरे यार मजा आ गया। चलिए चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आइए आप लोग जो है इसका 6 का आंसर देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। आपका ये प्यार है और कुछ नहीं है, आपका ये प्यार है जो हमें यहाँ तक खींच के लाती है, आपके सामने जो है लेकर आती है। चलिए यही है, इसमें ये कहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 440 रुपया में बेचा। अगर उसने यह छूट नहीं दी होती तो उसे क्या है, 25% का लाभ होता। अगर उसने छूट नहीं दी होती तो उसको 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सही आंसर। अब यहां पर यह कह रहा है कि एक किसी अंकित मूल्य पर 12% का, तो यहां पर जो है सो मान लो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 100 यूनिट। बोलो हाँ या ना। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हमने माना, 100 यूनिट। अगर 100 यूनिट अगर अंकित मूल्य है तो उस पे 12% की छूट दे रहा है, तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा मेरे भाई, तो यहां से बन जाएगा 88 यूनिट उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, 88 यूनिट उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। कब, जब छूट दी जाती है तब, जब छूट दी जाती है तब उसका सेलिंग प्राइस 88 यूनिट, जो किसके बराबर है, यह 440 रुपए के बराबर है। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। तो यानी इसका कितना गुना है, तो इसका 5 गुना है। इसमें यदि आप यूनिट में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 440 प्राप्त हो। लेकिन अब कहा है, यदि छूट ना दी गई होती, यदि छूट ना दी गई होती तो यही जो है सो मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाता। बोलो हाँ या ना। यानी अगर छूट नहीं दी होती तो उस वस्तु पर जितना अंकित है उतना ही रुपया में बेचता, यानी सेलिंग प्राइस SP1 अब की बार बन गया 100 यूनिट। अगर यहाँ 100 यूनिट अगर बन रहा है तो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से उस वस्तु का सीपी आप निकालोगे तो बिल्कुल 100 यूनिट को अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 1/4 हमारा क्या हुआ, 1 आपका प्रॉफिट है, 4 आपका सीपी है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5, यानी एसपी आपका 5 यूनिट है। तो हमारा 100 एसपी कितना ये है, इसमें 5 से भाग दोगे तो 1 आपका आ जाएगा। तो लेकिन आपको पूछा क्या है, आपसे सीपी पूछा, तो सीपी आपका 4। अरे बोलो हाँ या आगे। अब इससे इसको अगर मैं काटूं तो ये 20, यानी सीपी उसका कितना हुआ, 80 यूनिट हुआ। और सीपी ही आपसे पूछा तो 1 यूनिट का मान कितना, यहाँ पे 5 रुपया, तो 80 × 5 रुपया आपका आंसर, यानी आपका 400 रुपया क्या बन जाएगा, उस वस्तु का सीपी बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। बोलो आपको बात समझ में आई? कितना हमने अच्छे तरीके से, कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं। मुझे बताओ, यहां से अगर SP 100
अच्छा यहां पर आपको नहीं आ रहा, तो यहां पर अगर एसपी 100 यूनिट है और 25% का प्रॉफिट है, तो ये बताओ ये एसपी कितना होगा? 25% का प्रॉफिट यानी 125% के बराबर। अगर 125% के बराबर आपका कितना हो गया? 100 है, तो यानी 125% आपका 100 के बराबर है, तो यानी 125% का मतलब हो गया 5/4। 5/4 आपके 100 के बराबर है, तो सीपी उसका उलट के मल्टीप्लाई करो, 100 में 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्रॉफिट आपका कितना है? 25% मतलब 1/4। तो यहां से मुझे बताओ सीपी और एसपी का मान कितना हो जाएगा? ये रहा सीपी, यानी सीपी 4 हो जाएगा, तो एसपी यहां पे 1 का लाभ 5 हो जाएगा। और ये 5 का मान कितना है? ये 5 का मान आपका 100 यूनिट है, यानी इसमें 20 गुना, तो इसमें भी आपका 20 गुना, यानी 280 रुपया आपका निकल के आ गया सीपी। बोलो हाँ ना? 280 यूनिट आपका निकल के आ गया सीपी, और 80 आपका यूनिट, 1 यूनिट का मान है आपका 5, तो आपका निकल गया कितना? 400 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, मुझे बताओ। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको एक बार अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर, यहाँ पर बोर्ड पे आपको लिख दे रहा हूं। यहाँ पर आपका जैसे लिखा क्या है? 5 cos स्क्वायर 62 कितना है? 5 cos स्क्वायर 62 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 28 डिग्री माइनस 21, और ये नीचे में आपका है 7 साइन स्क्वायर कितना? 55 है, यानी कितना है? 7 साइन स्क्वायर 35 डिग्री, 35 और प्लस 7 साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस में 1। इसका मान आपसे पूछा है, कितना हो जाएगा? जल्दी फटाफट इसका आंसर मुझे बताइएगा, कितना हो जाएगा? ये आपका अप्रैल के सीजीएल प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका पूछा गया है, उसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया है। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर आपका 90 डिग्री हो जाए, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, तो यहां पर हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान आपका 1 बने, होगा कि नहीं होगा? और कॉस स्क्वायर अल्फा फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मान भी आपका 1। तो यहां पर आ रही बात। तो अगर मैं यहां से 5 कॉमन लूं तो cos स्क्वायर 62 प्लस cos स्क्वायर 28, तो 62 और 28 को जोड़ोगे 90। आ गई बात। यहां 35 और 55 को जोड़ोगे 90, तो यहां से 5 कॉमन लो, यहां से 7 कॉमन लो, तो इस पर बन जाएगा तो आपका अल्फा, यानी दोनों कोनों का योगफल यदि 90 हो, यानी अल्फा और बीटा का योगफल जो है 90 हो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। आइए इस बात को आप लोग जैसे लिख लीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ध्यान से आप देखिए, यहां से मैं अगर 5 कॉमन ले लू, यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर 62 डिग्री, cos स्क्वायर 62 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 28 डिग्री, और ये माइनस 21 होगा। और यहां से अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा आपका कितना? साइन स्क्वायर 35 डिग्री, और ये प्लस में साइन स्क्वायर कितना? 55 डिग्री, और ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहां से मैंने 5 और ये आपको बताया था कि 62 और 28 आपका 90, दोनों कॉस स्क्वायर को करते इसका मान आपका 1 माइनस 21, और ये जो है सो नीचे आपका 7 और इसका मान 1, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 में से 21 घटाएंगे तो आपका माइनस 16 अपॉन ये 8 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? -2 आपके इस सवाल का आंसर। तो यानी -2 ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर। तो हमें इतना लिखने की आवश्यकता थोड़ी ना है जी इसमें। अरे डायरेक्ट यहां से 5 कॉमन, तो ये 5 में से 1 ही जाएगा आपका -16, और यहां 7 कॉमन तो 7 में से 1 जोड़ेंगे 8, यानी माइनस, हाँ तो वो जो है सो -16/8 यानी -2 आपका आंसर। ये तो मौखिक आपका आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका आंसर, इसकी क्या क्या होने वाली है, इसका आंसर क्या क्या होने वाला है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। यहां पर हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, इसमें सबसे पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद बताएंगे। चलिए, कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें 3, 4 और 5 वर्ष में समान साधारण ब्याज प्राप्त हो। अब यहां पर ध्यान से आप, तो यदि आपका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यानी तीनों से समान ब्याज प्राप्त, यानी तीनों से प्राप्त ब्याज समान है, यानी नियत है या कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट हो, यानी P जो होता है ना वह RT% का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P आपका क्या होता है, RT% का रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब, जब अगर हमारा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर समान आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट यदि कांस्टेंट आ जाए, तो यहाँ पर जो होगा RT% जो होगा वह आपका मूलधन का क्या होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या मूलधन RT% का रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताओ, यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं। अब हम यहां से ध्यान से देखते हैं, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, अब अगर ध्यान से यहां पर देखेंगे तो क्या क्या है, बेटा बेटी और उसकी वाइफ, यानी सन, डॉटर और फिर उसकी वाइफ, है ना, सन, डॉटर और उसकी वाइफ। अब यहां पर इसमें 3 साल इसको जो है सो इंटरेस्ट मिलेगा, इसको 4 साल इंटरेस्ट मिलेगा और इसको 5 साल इंटरेस्ट मिलेगा। रेट कितना है, तो रेट आपका 5% है, यहां भी रेट कितना है, तो 5% है, यहां भी रेट कितना है, 5% है। अब हमको चाहिए RT%, तो यहां से हो जाएगा आपका 15। यहां से अगर RT% की बात करूं तो 3 × 5%। अब आप इसका रेशियो निकाल दो, यहां से RT% 4 × 5%, यहां से ये हो जाएगा 5 × 5%, तो परसेंट कट गया। अब ये 5 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा RT% का रेशियो 3:4:5 हो जाएगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब ये तो अब ये हो जाएगा RT% का रेशियो 3:4:5 हो जाएगा। यहां पर तीनों से समान ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो अगर मुझे RT% का यहां पर रेशियो मिल गया तो हमें मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मूलधन RT% का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मुझे RT% यहां मिल गया तो हमें ये मूलधन इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आपको रिवर्स रेशियो निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, इन सब का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितना हो गया, 60। अब एलसीएम आपका हो गया 60, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, एलसीएम इसका हो गया 60। अब देखो, 60 में 3 से भाग लगाओगे 20, अब 60 में 4 से भाग लगाओगे कितना, 15, अब 60 में 5 से भाग लगाओगे आपका 12। तो ये आपका हो गया टोटल मूलधन। अब ये सबको जोड़ोगे तो 5 × 2 = 27 और 20, यानी कि रेशियो 47। अब यह रेशियो 47 टोटल मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल मूलधन कितना है, यानी 1,05,750, यानी 1,05,000। तो ये कितना है, 1,05,000 आपका कितना है, 750 है ना, 750 आपका ये है। तो यानी ये जो रेशियो 47 है, या ये जो 47 आपका यूनिट है, यह 47 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से मुझे बताना। यह 47 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1,05,750। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको जो है सो यानी 1,05,000
5750 में आपको कितना से 47 से भाग देना पड़ेगा। तो 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 94 यानी 94, यहाँ से एक और यहाँ से एक यानी 117, 3 नहीं कटेगा, फिर आपका जो है सो 2 यानी 94, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, 7 के बाद कितना उतरेगा 5 यानी आपका 4 5 20, 4 5 20 यानी कि आपका ये कटेगा तो यानी 235 कट गया 1 0 यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया 2250। यहां से 47 रेशियो का मान आपका कितना था यानी 1,05,750, लेकिन 1 यूनिट का जो है मान 2250 आपका आ गया। तो अब आपसे पूछा क्या है कि पत्नी के लिए निवेश की गई राशि, तो यानी पत्नी आपका वाइफ ये है तो पत्नी के लिए ये जो है तो निवेश होगा यानी 12 यूनिट। तो अब इसको 12 से, हाँ तो अब ये 12 रेशियो में, तो 1 यूनिट का मान हमने जो है निकाला 2250, इसमें 2250 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, 12 5 60 के आपका 0 कैरी 6, 12 दूना 24, 36 आपका कैरी 3 और ये 12 दूना कितना 24 3 यानी 27, यानी पत्नी के अकाउंट में उसने 27,000 जो है रुपए की राशि उसने निवेश की है। आ गई बात, अरे आ गई बात। तो ये आपका 1 जो है रेशियो कितना होगा 2250 के बराबर होगा। तो ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हल्का सा तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना, हल्की हल्की सी। आ गई बात, हमारी बात को समझ में आ रही। 27,000 यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, तो सी बनेगा। बोलो किसी को डाउट है यहाँ पर, किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देते, अरे यार क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और ये कहना क्या चाह रहा है ध्यान से आप देखिए। इसमें यह कह रहा है कि अतुल 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है। अतुल 12,000 रुपए की राशि उधार जैसे लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4800 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 9340 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी उसने उधार जो है तो लिया 12,000 रुपया, तो हाँ तो उसने उधार जो है लिया 12,000 जो है रुपया, लेकिन एक वर्ष के अंत में 4800 रुपया उसको जो है सो देता है। फिर दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपया उसको चुका के अपना लोन खत्म कर देता है। तो पूछा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करे। अरे बड़ी मुश्किल का, अगर आपसे रेट पूछ ले, आप ध्यान से देखो किसका क्वेश्चन है, CGL प्री 24/8/2021 का सिर्फ 2 का क्वेश्चन। अगर इस टाइप से अगर रेट पूछ ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर रेट दिया हुआ होता ना तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी बना देते, कोई समय नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर रेट नहीं दे रखा है तो हमें मुश्किल पड़ेगी, रेट नहीं दे रखा है। तो अगर इस बात को अगर ऑप्शन से बनाना चाहो तो बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं इसका बेसिक आपको बताता हूं क्या है। अगर रेट को हमने माना R%, रेट को हमने माना R%, तो हमें यह बताओ अगर रेट अगर मान लो 5% होता तो 1 साल के बाद उसको कितना देना पड़ता भाई? 100% तो मूलधन होगा और वह 5% ब्याज यानी 105%। अगर रेट अगर 20% होता तो 1 साल के बाद उसको 120% ब्याज देना पड़ता। लेकिन यहां पर ध्यान से अब इस बात को देखो, उसने 12,000 रुपया उधार लिया था कि नहीं? बोलोगे हाँ सर। उसे 1 साल के बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? जब रेट R% है तो आप कहोगे सर 100 प्लस R% का मतलब बट्टा 100, यानी इतनी राशि उसको चुकानी पड़ेगी 1 साल के बाद, तो उसका लोन पूरा समाप्त हो जाए। अगर वह 1 साल के बाद इतनी राशि चुका दी तो उसका लोन पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसने इतनी राशि नहीं चुकाई, केवल 4800 रुपया चुकाया। अब केवल 4800 रुपया चुकाया तो यानी अब जो शेष राशि बच गया वह दूसरे साल के लिए मूलधन बन गया।
अब दूसरे साल का रेट क्या है, तो उससे तो 100 फिर प्लस R%, यह आपका उसको देना पड़ेगा। तो यह दूसरे साल के अंत में उसने कितना दे के चुका दिया, उसने 9240 रुपया दिया और उसका मूलधन चुक गया। यानी अब की बार उसने इसमें से, हाँ तो अब की बार दूसरे साल के अंत में उसने 9240 रुपया उसको दिया, यही है ना, 9240 रुपया दिया और उसका जो ऋण था जीरो हो गया, बात खत्म। ऋण था उसका जीरो हो गया, तो यही हमने 9240 को ले गया उधर, तो ये आपका हो गया बराबर कितना, 9240। बोलो हाँ या ना, किसी को डाउट। अब यहां से सॉल्व करके आर का मान आपको निकालना। अब इसको सॉल्व करके आपको आर का मान निकालना है, तो मुझे बताओ यहां से आर का मान निकालना कितना मुश्किल काम है, होगा कि नहीं। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आपका, हो गया यहां पर कंसेप्ट खत्म। अब आ गई बात कैलकुलेशन की। अब अगर आर का मान अगर जो निकालना है तो सीधा आर का मान ऑप्शन उठाओ, आप जो रखो। अब देखो ये 00 से 00, तो यहां से हो जाएगा 120 इंटू 100 प्लस आर हो गया माइनस 4800, और ये आपका हो गया कितना 100 प्लस आर, और 100 ले जाएंगे उधर तो 924000 इतना हो जाएगा। अब यहां से लेफ्ट में आर का मान ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन अगर उठाते हो 10%, तो यहां से ये हो जाएगा 120 इंटू 100 प्लस आर यानी 110, उसमें से 4800 आपने माइनस किया, हो गया ये। अब ये हो जाएगा 100 आपका 10, बोलो हाँ। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 13200 में से 4800 घटा दो और इंटू 110, हमने ऑप्शन से लिया 10। अब अगर इसका मल्टीप्लाई उसके बराबर है तब तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8400, होगा कि नहीं होगा। 8400 इंटू 110, 84 को 110 से यानी 84 को 11 से भाग दोगे तो 4, और ये 8 4 आपका 12, 8 8 9 यानी 1 2 3 यानी जो है 924 000, बिल्कुल सही है। तो आपका ये जो 10% आपका हमने लिया था वो रेट, वह आपका बिल्कुल सही आंसर बना, बिल्कुल सही आंसर हमने लिया था ऑप्शन 10%। तो यानी हमने इस पर वेरीफाई करवाए, इसको किससे बनाए, कुछ हमने यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट लगा दिया। ये अब ये यहाँ पर हमारा जो था कंसेप्ट जो था वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब बात आ रही है कैलकुलेशन की। अब आप यहाँ पर आपकी बात कैलकुलेशन की है, आप इसको कैलकुलेट करके आर का मान निकालिए, जो हमको लग रहा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने थोड़ा सा उपाय सोचा कि हम अगर बाय ऑप्शन, अगर यहां पर हमारी बात नहीं बनती तो दूसरा ऑप्शन 12% लेते, यानी थोड़ा सा वक्त इसमें जो है सो लग जाता। तो हाँ, तो अगर इसमें वक्त नहीं जो लगाना चाहते तो यहां पर आपको आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। आ रही बात। हाँ, तो अब अगर इसमें रेट दे रखा होता तब तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान। अगर रेट उसने दे रखा होता तब तो क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत जो है नहीं। अगर रेट आसान, हाँ अगर रेट दे रखा होता तब हम इसको कैसे सॉल्व करते मैं बता देता हूं। रेट अगर दे रखा होता 10%, ये कितना हो जाएगा 1/10। तो मुझे बताओ एक साल में कितना ये हो जाएगा 10 से 11, 2 साल में कितना हो जाएगा, तो ये कंपाउंड है तो 100 से कितना हो जाएगा 121। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यह 11 यूनिट जो किसके बराबर है, तो यह 11 यूनिट उसने 4800 रुपया चुकाया, बड़ा मुश्किल है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4800 बट्टा 11, 4800 बट्टा 11, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये 4800 बट्टा 11, 1 यूनिट का मान 10 यूनिट का मान, ये तो ये हमारा जो है तो मतलब निकल के आ गया इसका मूलधन। लेकिन अब की बार उसने सेकेंड साल के अंत में कितना उसने चुकाया, तो 9240 रुपया उसने चुकाया।
अरे बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे बिल्कुल उसने 9240, तो 121 का कितना हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, हाँ तो 121 ये कटेगा आपका 121, हाँ ये 11 से कटेगा। तो ये आपका 11 यूनिट का मान कितना आ जाएगा मुझे बताओ। 11 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, इसमें 11 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 84, यानी 840 होगा। अरे बोलो हाँ या ना। 11 यूनिट का मान 840 हो जाएगा। मुझे बताइए कोई डाउट, यहाँ तक बिल्कुल नहीं। और ये प्लस आपका 11 यूनिट का मान 840, तो तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 840 बटा 11, 100 यूनिट का मान 800। हाँ तो कितना हो जाएगा 100। तो इसका मान अगर 8000 आ रहा है, इसका मान अगर 8000 आ रहा है, तो ये हमारा मूलधन है, इससे हमारा हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करना, इसका मान आपका 8000 के बराबर आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहे हैं बात। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको हम लोग बनाते। चलिए कह रहा है एक धातु के बेलनाकार पाइप है, अगर बेलनाकार पाइप है तो अंदर से खोखला होगा, यानी खोखला बेलन है। तो यानी धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन दे रखा है 3564 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो पाइप की लंबाई क्या होगा। बाहरी त्रिज्या का मतलब हो गया कैपिटल आर, जो 12 सेंटीमीटर दे रखा, और इसकी मोटाई अगर 3 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, तो 12 में से 3 घटाओगे 9 सेंटीमीटर होगा। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ या ना, यहां तक किसी को डाउट बिल्कुल नहीं। अब यहां पर खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का यहां पर दे रखा आयतन यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है यहां पर आपका दे रखा कितना है 3564, यानी 3564 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता क्या है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। ये आपका हो जाएगा 3564 के बराबर। यहां से बताओ पाई का मान कितना 22/7, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप बोलोगे सर, तो इसको आप लिखोगे क्या आर प्लस आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। अरे बोलो हाँ या ना। उसको स्क्वायर करके करते उससे आसान है आपका ये 3564 हो गया। अब ध्यान से आप देखो 22/7, और ये आपका कितना हो गया कैपिटल आर का मान 12, और ये 9 12 9 21, और उसमें से 12 में से 9 घटाएंगे 3, और इंटू आपका h इज इक्वल टू 3564 आपका 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा बिल्कुल, यानी आपका जैसे 22 से भी कटेगा तो 11 से काटो, 11 दूना 22, अब ये 11 तिया 33, यहां से आपका 2 26, 11 दूना 22 4, और ये 11 चौक 44। आ रही है बात, है ना। अब ये 6 से भी कटेगा, यानी 3, हाँ तो ये आपका 2 और ये 3 आपका 6, 2 और 3 आपका 6, और अच्छा 6, अच्छा ये 7 से 1 काटेंगे 3, यानी 3 तिया 9 दूना 18, 18 से काटेंगे 3 से 24 आपका 18। h इक्वल टू कितना निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर, और h आपका ऊंचाई, तो वही आपका उसकी लंबाई हो जाएगा, वही आपकी उसकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, ये किसका है, तो रेशियो का प्रश्न है। जल्दी आप लोग जो है सो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रेशियो का प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे मजेदार कंसेप्ट के साथ है, आप पहले इसे सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी 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 बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी बताइएगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि A sum of 6300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 11:10.
अरे बात यहाँ पर कह रहा है कि 6300 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 11:10 है। यहां पर एक ए और सी, यही है ना, ए और डी, और सॉरी ए और डी का संयुक्त हिस्सा फिर बी और सी का संयुक्त हिस्सा का अनुपात 11:10 है। टोटल कितना है? टोटल आपका रेशियो में 21 है, और ये 21 किसके बराबर है? 6300 के बराबर है। 21 का 300 गुना है, इसका मतलब ये हो जाएगा 11 का 300 गुना 3300, और ये 10 का 300 गुना 3000 यानी 3000। आ गई बात। तो यहां पर हमें ए प्लस बी को मिला 3300 रुपया और बी प्लस सी दोनों को मिला के 3000 रुपया। अब की बार यहां पर यह कह रहा है कि सी को 1560 रुपया मिला, सी को, यानी ये सी को अगर 1560 मिल रहा है, ये सी को अगर 1560 मिल रहा है, तो मुझे बताओ बी को कितना मिलेगा? तो बी प्लस सी को मिल रहा है कितना? बी प्लस सी को मिल रहा है कितना? 3000, और उसमें सी को 1560, तो इसको कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 3000 में से 1560 घटाओगे, ये 1440 रुपया मिलेगा। बोलो हाँ या ना? किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। अब उसके बाद कह रहा है कि बी और बी के शेयरों का अनुपात 8:9 है। अब कह रहा है बी और डी के शेयरों का अनुपात जो है, इधर हम जैसे लिख रहे हैं, बी और डी के शेयरों का जो अनुपात है वह 8:9 है। तो यहां से जो हमारा बी का जो कितना है शेयर 1440, ये 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये 1440 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताओ कितना इंटू 18 8 144 होता है? अरे बोलो हाँ या ना? 18 8 144, 8 8 64, 4 और ये 8 और ये 6 कितना 14। तो यानी 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा? ये हमको जो है सो निकालना, इंटू 18 यानी 162, यानी 1620 रुपया किसको मिलेगा? डी को। अगर डी को 1620 रुपया मिला, इसको कितना मिला? आप ध्यान से आप देखो, डी को 1620 रुपया मिला, डी को 1620 रुपया मिला, तो ए प्लस डी को मिल रहा है 3300। तो मुझे बताओ ए को कितना मिलेगा? हाँ, तो ये 3300 में से 1600 रुपया घटाओ, 1620 घटाओगे तो 1680 रुपया आपसे मिलेगा एक। अब आपसे यहां पर पूछा क्या है? लास्ट में आपसे पूछा क्या? ए और बी के बीच शेयरों का अंतर। तो यानी ए को कितना यहां पर मिला? 1680, बी को यहां पर कितना मिल रहा है? तो 1440। इसके बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा वह कितने का हो जाएगा? आपका ये आपका 0 4 ये 2, यानी 240 रुपया का अंतर हो जाएगा। और ये 240 रुपया ऑप्शन नंबर किस में? बी में आपका नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है। बताओ किसी को कोई डाउट? जैसे जैसे कहा, इसमें ये कहा है कि 6300 रुपए को ए बी सी डी में बांटना है, लेकिन ए और डी का संयुक्त शेयर बी और सी के संयुक्त शेयर का अनुपात 11:10। टोटल बन गया 21, किसके बराबर? 6300, तो एक 300, तो ये 11 यानी 3310 यानी 3000। तो ये आपका 3300 किसका बना? ए और बी का संयुक्त शेयर बना 3300, बी और सी का संयुक्त शेयर बना आपका 3000, जबकि सी का शेयर आपका दे रखा है 1560, यानी बी प्लस सी 3000 है। तो यानी सी अगर 1560 है तो डी का मान कितना हो जाएगा? 3000 में से 1560 को माइनस करोगे 1440 आके बी का मान आ गया। अब दे रखा है बी रेशियो डी का अनुपात 8:9, तो यानी आपका बी रेशियो में 8 है, तो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1440 को। तो यानी हाँ, तो ये 1440 को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 8। अरे यार ये 8 ये आपका कितना? 180 हो जाएगा, 180। तो ये आपका हो जाएगा, तो 8 1440 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट का मान 180 आ गया।
1 यूनिट का मान 180 आ गया, तो 9 यूनिट का मान आपका 9 इंटू 180 1620 रुपया आपका आ गया। तो यहां से हमारा जो है डी का मान 1620 आया। अब देख रहे हैं ए और डी का संयुक्त कितना है, 3300 रुपया है। इसमें डी आपका 1620 है, तो ए आपका घटाओगे तो 1680 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है ए और बी का शेयरों का अंतर पूछा है, तो यहां पर ध्यान से देखो, ए का शेयर है 1680, बी का शेयर है 1440, दोनों के बीच का अंतर 240। आपका कितना आ गया, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 240 आपका आंसर आ गया। यहां तक इस बात को समझ गए, किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको कोई समस्या होने भी नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं, किसी प्रकार की किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। आइए अब यहां पर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, और ये 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर जो प्रश्न है ये आपके HW के लिए हमने आपको दिया। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके लाओगे, ये प्रश्न आपके पार्टनरशिप का है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यहां तक इस सेशन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए हो, अच्छे तरीके से इसको आप लोग फील कर पाए हो, महसूस कर पाए हो, है ना। तो आप लोग यहां तक हमारा साथ दिया, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को करना क्या है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचानी है, ताकि आपका जो भी आपके जो फैमिली, आपके रिश्तेदार में जो भी आपका चाचा का लड़का हो, फुआ का लड़का हो, दादा का भतीजा जो भी हो, उनको भी ये चीज पहुंच पाए। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट, इतने अच्छे मेहनत के साथ ये चीज उनको भी पहुंच पाए, और हमारी बात को वो समझ पाए, यानी मैथ्स को सीख पाए। आइए हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं एक नई सोच, नई उमंग, नए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना सभी लोग ख्याल रखना।